संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस थी, तालियों की लय थी, सवालों की चित्कार भी थी और जवाबों की हत्या भी लगातार हो रही थी। नमस्कार, मैं आपका डॉक्टर विजय शुक्ल। 29 जुलाई 2025 को भारतीय संसद में जो कुछ हुआ वह संसद के इतिहास में बहस के नाम पर एक बेहद योजनाबद्ध दृश्य निर्माण था। मंच था, लोकतंत्र था, किरदार थे, सत्ता और विपक्ष के प्रमुख नेता। पृष्ठभूमि थी ऑपरेशन सिंदूर की, लेकिन जो गायब था वह था सत्य का ठोस प्रतिरूप। संसद में यह बहस नहीं, एक राजनीतिक परफॉर्मेंस थी जिसमें तालियों का कोरियोग्राफ किया गया था, कैमरों का फोकस तय था, लेकिन जनता को बताने लायक योग्य जवाब नहीं थे। यह संसद उस शो में बदल चुकी थी जिसमें सवाल पूछने वालों को विलेन और तालियां बटोरने वालों को हीरो बना दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, विषय पर आने से पहले आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है इसकी जानकारी देना चाहता हूं। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। गृह मंत्री अमित शाह ने जब यह ऐलान किया कि ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकियों को ढेर किया गया तो लगा जैसे उन्होंने बहस की शुरुआत छक्का मारकर की हो। उन्होंने लय और आत्मविश्वास में बताया कि भारत अब सहन नहीं करता, जवाब देता है। मगर इस छक्के की गेंद विपक्ष के कटघरे में गिरते ही विपक्ष ने बल्ला नहीं, सवाल उठा दिया। ये आतंकी पहलगाम तक पहुंचे कैसे? क्या खुफिया तंत्र सो रहा था? हमला हुआ और घायल नागरिकों को तत्काल चिकित्सा नहीं मिली। क्या यही राष्ट्र की रक्षा नीति है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह अलग बात है कि सत्ता पक्ष के लोग सब मेरे बोलने से पहले ही भाग गए। कल मैं सदन में बैठी हुई सबके भाषण सुन रही थी, तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? प्रियंका गांधी ने जब यह सवाल उठाया तब सत्ता पक्ष के उत्साह में पहली बार हिचक दिखी। अमित शाह जो आमतौर पर विपक्ष को उनके ही शब्दों में घेरते हैं, आज सवालों के सामने संयत और सतर्क हो गए। अखिलेश यादव ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए कह दिया कि वो ऑपरेशन महादेव का समर्थन ही नहीं करते। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगाकर के पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे? यह कथन सत्ता पक्ष को बुरी तरह खल गया, लेकिन अखिलेश की आपत्ति उस व्यवस्था पर रही जिसमें एक ऑपरेशन को बिना आलोचना की अनुमति के परोसा जा रहा था। क्या कोई भी सैन्य कार्रवाई इतनी पवित्र होती है कि उस पर सवाल ना पूछे जाए? क्या यह लोकतंत्र नहीं, राष्ट्रवाद का एक उन्मत्त तमाशा बनता जा रहा है? तभी मंच पर आते हैं राहुल गांधी। मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कल 1971 और सिंदूर का कंपैरिजन किया और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 1971 में पॉलिटिकल विल थी। इंडियन ओशन में 7th फ्लीट आ रही थी, हिंदुस्तान की ओर आ रही थी और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे। पॉलिटिकल विल, विदाउट एनी कंफ्यूजन। सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इज कमिंग with its aircraft carriers, hundreds of aircraft,
political will. The Prime Minister of India says, we don't care. Come. But हमारा जो काम है हम उसे पूरा करें. The DGMO of India was told by the government of India to ask for a ceasefire at 1:35 at night itself, on the night of Operation Sindoor. You told the Pakistanis exactly what you would do. You told them that we will not hit military targets. You told them we do not want escalation. Speaker sir, you imagine, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक आदमी जाके दूसरे को घूंसा मारता है और फिर कहता है देखिए मैंने घूंसा मार दिया, अब एस्केलेशन नहीं कीजिए. मतलब आपने पाकिस्तान को डायरेक्टली अपनी पॉलिटिकल विल बता दी कि आपके पास लड़ने की पॉलिटिकल विल है ही नहीं, कि आप लड़ना ही नहीं चाहते हो. और ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है. संसद में वह 36 मिनट खड़े रहते हैं और सरकार की नीतियों को तार तार करते हैं, लेकिन जुमलों से नहीं, तथ्यों के साथ. उन्होंने पूछा कि कितने विमान गिरे, कौन से गिरे, क्यों गिरे, क्या वाकई सेना को पूरी स्वतंत्रता दी गई थी या राजनीतिक लक्ष्यों के अनुरूप ऑपरेशन सीमित किया गया था. उन्होंने कहा कि सेना के भीतर भी सवाल उठाए गए हैं. यह बयान सत्ता पक्ष को खलने वाला था. पहली बार किसी विपक्षी नेता ने न केवल सत्ता को ललकारा बल्कि सेना की आंतरिक बेचैनी को संसद के पटल पर रखा, वो भी पूरी गरिमा के साथ. राहुल गांधी का यह बयान कि यह लड़ाई सिर्फ सत्ता बनाम विपक्ष की नहीं है, यह राष्ट्र की आत्मा बनाम सत्ता की इमेजबाजी की लड़ाई है, संसद में गूंजता रहा, लेकिन जवाब किसी ओर से नहीं आया. और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो वह बड़ी पुरानी स्क्रिप्ट लेकर आए, वही पुरानी वाली. घर में घुसकर मारा, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, हमने आतंकियों के नाम लिए मगर जिनके नाम पूछे जा रहे थे वे नहीं आए. ट्रंप का नाम नहीं आया. डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बार फिर कहा कि उन्होंने भारत पाक संघर्ष विराम में भूमिका निभाई थी. यह एक गंभीर आरोप था जो भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करता है, लेकिन पूरी बहस में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कोई भी ट्रंप का नाम नहीं ले पाया. यह चुप्पी कोई रणनीति नहीं थी, यह आत्मविश्वास की कमी थी. यह वह चुप्पी थी जो बताती है कि तालियां बजवाने वाले नेता एक नाम के सामने कैसे बौने हो जाते हैं. इतना ही नहीं, पूरे दिन में जितनी बार आतंकियों के नाम लिए गए उतनी बार पहलगाम में मारे गए निर्दोष नागरिकों का नाम नहीं लिया गया. संसद में 3 आतंकियों के नाम गूंजे, लेकिन उन परिवारों की चीखें नहीं गूंजी जिनके घर उजड़ गए. किसी मंत्री ने खड़े होकर यह नहीं कहा कि हम उन नागरिकों की जिम्मेदारी लेते हैं जिनकी जाने गई. यह बहस एक ऐसे ढांचे में बदल गई थी जिसमें हत्यारों को बहादुरी से मारा जाना विजय था और नागरिकों की मौत एक कोलैटरल डैमेज. क्या यही भारत का लोकतांत्रिक आदर्श है? रक्षा बजट को लेकर प्रधानमंत्री ने दावा किया कि यह अब तक का सबसे बड़ा है, लेकिन तथ्य कुछ और कहते हैं. 2020 में रक्षा खर्च जीडीपी का 2.88% था, जो 2025 में घटकर 1.9% रह गया है. यानी वास्तविक प्राथमिकता नीचे खिसक रही है और जो बढ़ रहा है वह सिर्फ प्रचार है. यह बात सिर्फ आर्थिक आंकड़ों की नहीं है, यह उस राष्ट्रीय सुरक्षा की रीढ़ की बात है जिसे मंच पर सिर्फ स्क्रिप्ट में दिखाया गया लेकिन फील्ड में अधूरा छोड़ दिया गया. सवाल यही है, क्या संसद अब सिर्फ चुनावी पोस्टर की तरह इस्तेमाल की जा रही है? क्या कोई भी सैन्य ऑपरेशन इतना पवित्र घोषित कर दिया जाएगा कि उसके भीतर की रणनीतिक चूकों पर सवाल नहीं उठाए जा सके? क्या 3 आतंकियों को मार गिराने के बाद हम यह मान लें कि पाकिस्तान की रणनीति खत्म हो गई? और अगर नहीं तो क्या हमने वाकई कोई अस्थायी विजय हासिल की या फिर एक अस्थायी राजनीतिक विजुअल बना लिया? बहस के दौरान विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, पहली बार मुद्दे पर एकजुट और धारदार नजर आए. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव तीनों ने न केवल सरकार को चुनौती दी बल्कि एक वैकल्पिक विमर्श भी पेश किया. उन्होंने संसद को सरकार का प्रचार मंच नहीं बल्कि लोकतंत्र की नैतिक पंचायत बनाने का प्रयास तो किया ही. उन्होंने साफ किया कि सवाल पूछना राष्ट्र विरोध नहीं, राष्ट्र चिंतन है. अब सवाल यह नहीं कि संसद में किसने क्या बोला, असली सवाल यह है कि क्या इस बहस से जनता को वो जवाब मिले जिनकी उसे तलाश थी? क्या ट्रंप के दावों पर भारत सरकार की कोई आधिकारिक स्थिति सामने आई? क्या ऑपरेशन सिंदूर की स्वतंत्र रिपोर्ट जारी की जाएगी?
क्या संसद से बाहर निकलने के बाद सत्ता पक्ष इस बात पर विचार करेगा कि हड़तालियों की आवाज के पीछे एक सन्नाटा होता है जिसमें लोकतंत्र घुटता है? यह किसी सरकार के विरोध में कार्यक्रम चलाने का एजेंडा नहीं है। यह उस प्रणाली की चेतावनी है जो सत्ता की हर सफलता को जवाबदेही मुक्त बनाना चाहती है। संसद में जो हुआ वह किसी ऑपरेशन की सफलता का उत्सव नहीं था, बल्कि एक सवालों से जर्जर लोकतंत्र का पर्दाफाश था। और अगर इस पर्दे का समय रहते हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया जाता तो अगले सत्र में तालियां तो फिर भी बजेंगी, लेकिन सवाल पूछने वाला शायद ही कोई बचेगा। जब संसद में सवाल पूछना राष्ट्र विरोध और तालियां ही राष्ट्रभक्ति बन जाए, तब समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र अब सिर्फ स्टेज शो है। और शायद भारत जैसे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यह नहीं कि दुश्मन देश हम पर हमला करेंगे, बल्कि यह है कि सवाल पूछने की परंपरा खुद देश के भीतर दम तोड़ देगी। यही ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा जोखिम है कि हम जीत की घोषणा में हार के बीज बो रहे हैं और सत्ता की विजयी मुस्कान में लोकतंत्र की कराह अनसुनी रह जा रही है। कुल मिलाकर यह पूरी की पूरी बहस कहीं ना कहीं देश के लिए लोकतंत्र के अपने वजूद पर और सियासी हलके में विपक्ष के उठते सवालों पर सरकार के घिरने और उसके मिमियाने वाली भूमिका का प्रदर्शन जैसा लग रहा था। जय हिंद।